नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसका ये 93वां भाग है। विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम दक्षिणी अफ्रीका का प्रादेशिक अध्ययन कर रहे हैं। दक्षिणी अफ्रीका दक्षिणी अफ्रीका का प्रादेशिक अध्ययन हम कर रहे हैं। दक्षिणी अफ्रीका में प्रमुख कृषि उपजों के बारे में हम पढ़ रहे थे। एग्रीकल्चर, कृषि। तो दक्षिणी अफ्रीका की प्रमुख फसलों में हमने नंबर 1 पर मक्का के बारे में पढ़ लिया था, जो कि दक्षिणी अफ्रीका की सबसे प्रमुख फसल है। दूसरी जो फसल आती है वह है गेहूं। दक्षिणी अफ्रीका की दूसरी प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूं। तो गेहूं जो है वो दक्षिणी अफ्रीका में विशेषतः वेस्टर्न केप तथा फ्री स्टेट जो हैं वहाँ पर ज़्यादा होती है। एक तो वेस्टर्न केप में और फ्री स्टेट, ये वाले जो क्षेत्र हैं इनमें गेहूं का उत्पादन है वो दक्षिणी अफ्रीका में ज़्यादा होता है। विशेषतः यहाँ पर शीतकालीन वर्षा वाले क्षेत्रों में, शीतकालीन वर्षा वाले क्षेत्र में, तो विशेषतः वेस्टर्न केप और इसके अलावा जो फ्री स्टेट हैं, यहाँ इन प्रांतों में गेहूं की खेती होती है, जहाँ पर शीतकालीन वर्षा होती है। यानी शीतकालीन वर्षा वाले क्षेत्रों में गेहूं की कृषि यहाँ पर की जाती है। वेस्टर्न केप और फ्री स्टेट के विशेषतः जो पूर्वी भाग है फ्री स्टेट का, वहाँ पर गेहूं की कृषि की जाती है। दक्षिणी अफ्रीका में इसके अलावा जो गेहूं की खेती है वो स्वार्टलैंड क्षेत्र में, स्वार्टलैंड क्षेत्र में, और इसके अलावा जो विशेषतः केप टाउन के उत्तर का जो भाग है, केप टाउन के उत्तर का भाग है, यहाँ पर भी खेती गेहूं की कृषि है वो की जाती है। अगुलहास, केप अगुलहास के आसपास का जो तटीय भाग है वहाँ पर भी क्या है, गेहूं की खेती की जाती है। केप अगुलहास के तटीय भागों में भी यहाँ पर गेहूं की कृषि है वो की जाती है। तो इस प्रकार से कुछ तटीय भागों में सीमित क्षेत्र पर गेहूं की कृषि की जाती है। इसके अलावा फ्री स्टेट और वेस्टर्न केप के जो कुछ भाग हैं वहाँ पर भी गेहूं की खेती है वो की जाती है, जहाँ पर शीतकालीन वर्षा होती है। विशेषतः जो फ्री स्टेट का पूर्वी भाग है या वेस्टर्न केप जो है, वहाँ पर उन क्षेत्रों में जहाँ शीतकालीन वर्षा होती है गेहूँ की खेती की जाती है। लगभग 7,48,000 हेक्टेयर में यहाँ पर गेहूं की खेती है वो की जाती है। 2016 के आंकड़े देखें तो लगभग 2016 के आंकड़ों के अनुसार 7,48,000 हेक्टेयर में यहाँ पर गेहूं की कृषि की गई थी और उत्पादन है वो लगभग 1.90 मिलियन टन उत्पादन यहाँ पर हुआ था। 1.90 मिलियन टन यहाँ पर गेहूं का उत्पादन हुआ था। तो दूसरी जो प्रमुख फसलों में हमने देखा गेहूं के बारे में, गेहूं विशेषतः वेस्टर्न केप और फ्री स्टेट, इसके अलावा जो केप क्षेत्र है उसमें भी केप टाउन के उत्तरी भाग में, केप अगुलहास के आसपास के जो तटीय भाग हैं वहाँ पर सीमित क्षेत्र में भी गेहूं की कृषि है वो देखने को मिलती है। दक्षिणी अफ्रीका में प्रमुख क्षेत्र जो है वो वेस्टर्न केप और फ्री स्टेट का पूर्वी भाग जो है
वो यहाँ के प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में आते हैं। तो दूसरी प्रमुख खाद्य फसल भी कह सकते हैं, दूसरी प्रमुख फसल है वो कौन सी है? गेहूं। उसके बाद में अगली फसल जो आती है वह है जौ। जो विभिन्न विशेषतः जो जलवायु संबंधी कठिनाइयां हैं, या ये कह सकते हैं कि एक सहनशील अनाज है ये, जो इसको सामान्य तापमान दशाओं के साथ साथ में जो कठोर तापीय दशाएं होती हैं वहाँ पर भी इसका उत्पादन है वो किया जा सकता है। कठोर परिस्थितियों में भी ये उग जाता है। विशेषतः वेस्टर्न केप, जहाँ पर गेहूं की खेती, जौ और गेहूं के लिए जो आवश्यक भौगोलिक दशाएं होती हैं वो लगभग एक जैसी होती हैं, जलवायु दशाएं भी एक जैसी होती हैं। तो वेस्टर्न कैप जहाँ गेहूं की खेती की जा रही है उसी क्षेत्र के आसपास में जो जौ की कृषि है वो वेस्टर्न कैप में की जाती है। तो लगभग सामान्य एक जैसी भौगोलिक दशाएं होने के कारण यहाँ पर वेस्टर्न कैप में भी गेहूं की जो उत्पादन होता है उसके आसपास के क्षेत्र में जौ की खेती भी यहाँ पर वेस्टर्न कैप में देखने को मिलती है। इसके अलावा जो दक्षिणी तटीय भाग हैं वेस्टर्न कैप के अलावा, दक्षिणी तटीय भाग जो हैं दक्षिणी अफ्रीका के, वहाँ पर भी जौ की खेती है वो की जाती है। विशेषतः जो कैप का दक्षिणी तटीय मैदान है, दक्षिणी कैप, वेस्टर्न कैप जो है, वेस्टर्न कैप वाला जो भाग है उसका जो दक्षिणी तटीय मैदान है, ये विशेषतः क्या है? वेस्टर्न कैप के दक्षिणी तटीय मैदान में जौ की खेती है वो बड़े पैमाने पर यहाँ पर की जाती है। तो जो वेस्टर्न कैप स्टेट में मुख्यतः ज़्यादा होता है। यहाँ पर उत्पादन की बात करें तो लगभग यहाँ पर 68,245 हेक्टेयर भूमि में जौ की खेती है वो की जाती है। जौ बोया जाता है 68,245 हेक्टेयर में की गई यहाँ पर खेती। और उत्पादन की बात करें तो लगभग 1.9 मिलियन टन यहाँ पर जौ का उत्पादन है वो होता है। तो जौ का उत्पादन हमने देखा विशेषतः दक्षिणी अफ्रीका में जौ की जो खेती है वो मुख्यतः वेस्टर्न कैप के दक्षिणी तटीय भागों में की जाती है। और 68,245 हेक्टेयर जो भूमि है वहाँ पर जौ की खेती है वो की जाती है। जौ के बाद में अगली जो फसल आती है वह है गन्ना, शुगर कैन। गन्ना विशेषतः जो तटीय भाग होते हैं, अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्र जो हैं जहाँ पर अच्छी वर्षा होती है, तापमान भी ठीक ठाक रहता है, उन क्षेत्रों में गन्ने की खेती है वो आसानी से यहाँ पर की जाती है। तो विशेषतः जो घरेलू चीनी की मांग जो रहती है दक्षिणी अफ्रीका में, तो उस चीनी की जो मांग है उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर गन्ने की खेती है वो की जाती है। यानी चीनी की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए गन्ने का उत्पादन किया जाता है। और जो अफ्रीका महाद्वीप में कुल गन्ना उत्पादन होता है, अफ्रीका महाद्वीप के कुल गन्ना उत्पादन का लगभग 40% उत्पादन कहां पर होता है? दक्षिणी अफ्रीका में 40% उत्पादन का होता है गन्ने का दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में। जो कुल गन्ना बोया जाता है उसका 40% दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप से प्राप्त किया जाता है। और यहाँ पर गन्ना उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो पूर्व में विशेषतः जो समुद्र तटीय भाग है, नेटाल प्रांत वाला जो भाग है, क्वाजुलू नेटाल जिसको कहा जाता है, मैप में मैंने बताया भी था आपको, क्वाजुलू नेटाल। तो नेटाल प्रांत में गन्ने का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? तटीय भाग में यहाँ पर गन्ने का उत्पादन है वो देखने को मिलता है। तो सबसे प्रमुख है एक तो गन्ना उत्पादन में पूर्वी समुद्र तटीय भाग में जो नेटाल प्रांत है उसका। देश में गन्ने का जो औसत उत्पादन है वो 60 टन प्रति हेक्टेयर के आसपास रहता है। 60 टन
प्रति हेक्टेयर यहाँ पर गन्ने का उत्पादन होता है। और उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? जो नेटाल प्रांत है वहाँ पर गन्ने का, इस नेटाल प्रांत में गन्ने का उत्पादन है वो देखने को मिलता है। तो गन्ने का उत्पादन यहाँ पर महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के हिसाब से देखें तो काफ़ी बड़े स्तर पर गन्ने का उत्पादन होता है और अफ्रीका महाद्वीप का लगभग 40% जो गन्ना है वो दक्षिणी अफ्रीका में ही पैदा किया जाता है। उसके बाद में आता है ज्वार। ज्वार यहाँ की एक कह सकते हैं मूल दक्षिणी अफ्रीका की मूल फसल है। जो दक्षिणी अफ्रीका के बांतू जनजाति है उनका ये प्रमुख भोज्य पदार्थ रहा है। यानी बांटू जनजाति के द्वारा इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता था, उगाई जाती थी बांतू लोगों के द्वारा। इसको खाद्यान्न के रूप में काम में लिया जाता था। इसके साथ साथ में बियर बनाने के लिए भी इसको काम में लेते थे। बांतू जनजाति इसे खाद्यान्न के रूप में काम लेती और इसके साथ में ये बियर बनाने के लिए भी बांतू जनजाति के द्वारा ये काम में लिया जाता है। इसके बाद में विशेषतः जो यूरोपियन लोग हैं उनके द्वारा इसकी कृषि है वो दोबारा से, यूरोपियन लोगों के द्वारा अफ्रीका महाद्वीप में इसकी कृषि है वो प्रारंभ की गई थी। दक्षिणी अफ्रीका में यूरोपीय लोगों के द्वारा। दक्षिणी अफ्रीका में इसकी खेती की अगर हम बात करें कौन कौन से राज्यों में होती है, जैसे फ्री स्टेट है, इसके अलावा मापुमलंगा है और लिम्पोपो। ये जो क्षेत्र हैं फ्री स्टेट, मापुमलंगा और लिम्पोपो, यहाँ पर ज़्यादातर ये जो ज्वार की खेती है वो की जाती है। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट में भी ग्रीष्म काल में इसकी कृषि है वो की जाती है। नॉर्थ वेस्ट प्रांत जो है उसमें नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट वाले जो क्षेत्र में विशेषतः ग्रीष्म काल, ये कह सकते हैं उष्ण जलवायु वाला जो शुष्क क्षेत्र है वहाँ पर भी कृषि इसकी की जाती है। ज्वार की कृषि कहाँ पर की जाती है? फ्री स्टेट में, इसके अलावा मापुमलंगा, लिम्पोपो जो कि ट्रांसवाल के क्षेत्र हैं, और इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट के में भी ज्वार की खेती है वो यहाँ पर की जाती है। ज्वार के बाद में अगला स्थान आता है व्यापारिक फसलों में। देखें तो कपास। कपास ये एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है जो कि लगभग 20 से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तापमान, 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की इसको आवश्यकता होती है। धरातल उपजाऊ, गहन उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। समतल धरातल चाहिए। इसके साथ में इसका उत्पादन अच्छा प्राप्त करने के लिए रासायनिक खाद, उर्वरकों वगैरह की आवश्यकता भी पड़ती है, श्रमिकों की भी आवश्यकता पड़ती है। तो अफ्रीका में बात करें तो उत्पादन की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिणी अफ्रीका का चौथा स्थान है। अफ्रीका महाद्वीप में चतुर्थ स्थान, चौथा स्थान अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिणी अफ्रीका का है कपास के उत्पादन में। प्रमुख उत्पादनों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण तो भाग है उत्तरी नेटाल प्रांत। सबसे प्रमुख उत्पादक है उत्तरी नेटाल। इसके बाद में इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, उत्तरी नेटाल के बाद जैसे उत्तर की तरफ हम थोड़ा सा जाएं तो उत्तरी क्षेत्र में कपास का उत्पादन है वो विशेषतः ट्रांसवाल के जो क्षेत्र हैं, नेटाल से ऊपर ट्रांसवाल के कौन कौन से क्षेत्र, जैसे मापुमलंगा, लिम्पोपो, गेटिंग, तो उन क्षेत्रों में भी जहां अनुकूल जलवायु दशाएं पाई जाती हैं वहां पर कपास का उत्पादन होता है। उत्तरी नेटाल में सर्वाधिक उत्पादन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक अनुकूल जलवायु पाई जाती है। सबसे प्रमुख उत्पादक कौन है? उत्तरी नेटाल
क्योंकि यहाँ पर सबसे अनुकूल जलवायु पाई जाती है। तो उत्तरी नेटाल प्रांत में यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन होता है। उसके बाद ट्रांसपल के लिम्पोपो, गेटिंग और जो मापुमबलंगा है, उन क्षेत्रों में जहाँ पर अनुकूल भौगोलिक दशाएं, अनुकूल जलवायु दशाएं देखने को मिलती है, उन क्षेत्रों में भी कपास का उत्पादन है वो दक्षिणी अफ्रीका में होता है। दक्षिणी अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप का चौथा बड़ा कपास उत्पादक राष्ट्र है। इसके बाद में स्थान आता है तंबाकू उत्पादन का। तंबाकू भी यहाँ की एक महत्वपूर्ण फसल है। ये एक मुख्यतः बात करें तो उष्णकटिबंधीय पौधों में आता है तंबाकू। उष्णकटिबंधीय पौधा है, लेकिन शीतोष्ण कटिबंध में भी इसकी फसल है वो पैदा हो जाती है। अफ्रीका महाद्वीप का लगभग कुल महाद्वीप का 14% जो तंबाकू है वो कहां पर होता है? दक्षिणी अफ्रीका में। दक्षिणी अफ्रीका में अफ्रीका महाद्वीप का 14% तंबाकू है वो पैदा किया जाता है। उत्पादन में स्थान देखें तो अफ्रीका महाद्वीप में इसका स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान इसका आता है तंबाकू के उत्पादन में। तो यहाँ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो ट्रांसवाल और नेटाल। ट्रांसवाल का ब्रिट्स, इसके अलावा कौन सा? नेटाल प्रांत, ये प्रमुख उत्पादकों में आते हैं। ट्रांसवाल क्षेत्र में तंबाकू का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। इसके अलावा नेटाल के जो समुद्र तटीय भाग हैं वहाँ पर होता है। इसके अलावा केप के समुद्र तटीय भागों में भी यहाँ पर तंबाकू का उत्पादन होता है। केप और नेटाल के समुद्र तटीय भाग में, केप और नेटाल के समुद्र तटीय भाग में यहाँ पर तंबाकू का उत्पादन विशेषतः किया जाता है। दक्षिणी अफ्रीका में शीतकाल और ग्रीष्मकाल में दोनों में तंबाकू की खेती की जाती है। यहाँ पर दोनों ऋतुओं में, एक तो ग्रीष्मकाल एवं शीतकाल दोनों में तंबाकू की खेती यहाँ पर की जाती है। अब यहाँ उत्पादित जो तंबाकू है वो वर्जीनियन किस्म की तंबाकू कहलाती है। कौन सी किस्म की? वर्जीनियन किस्म, वर्जीनियन किस्म की तंबाकू यहाँ पर पैदा की जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो ट्रांसवाल का ब्रिट्स और नेटाल, इसके अलावा केप, नेटाल एवं केप के समुद्र तटीय भागों में यहाँ पर तंबाकू का उत्पादन होता है। ग्रीष्मकाल एवं शीतकाल दोनों में तंबाकू की फसलें पैदा की जाती हैं, जो कि यहाँ के उत्पादित जो प्रमुख अधिकांश जो तंबाकू होती है वो किस प्रकार की होती है? वर्जीनियन किस्म की तंबाकू यहाँ पर पैदा की जाती है। तो ये था यहाँ पर तंबाकू का उत्पादन। उसके बाद में अगली जो फसल आती है वह है चाय। एक पेय फसल के बारे में पढ़ते हैं। चाय का उत्पादन भी दक्षिणी अफ्रीका में किया जाता है। चाय एक स्फूर्तिदायक पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग लिए जाने वाली फसल है ये। तो दक्षिण अफ्रीका के कुछ स्थान विशेषतः चाय के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे वेस्टर्न केप का केडरबर्ग क्षेत्र। वेस्टर्न केप का केडरबर्ग क्षेत्र, ये चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो वेस्टर्न केप एक प्रमुख उत्पादक है और उसके प्रमुख केंद्र कौन सा है? केडरबर्ग है। इसके बाद में केप टाउन से 200 किलोमीटर उत्तर में ये स्थित है। इसके बाद में है राइबोस चाय यहाँ पर पैदा की जाती है। केडरबर्ग में कौन सी चाय उत्पादित की जाती है? राइबोस, इसको कहा जाता है। राइबोस के नाम से इस यहाँ की जो चाय है उसको जाना जाता है। तो राइबोस किस्म की चाय या राइबोस चाय यहाँ पर पैदा की जाती है। वेस्टर्न केप के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं
कैडरबर्ग के अलावा ये क्या है, वेस्टर्न केप के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में, वेस्टर्न केप की पहाड़ी क्षेत्र, अन्य जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी चाय पैदा की जाती है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध क्या है, कैडरबर्ग, जहाँ पर राइबोस चाय का उत्पादन किया जाता है। या वेस्टर्न केप का कैडरबर्ग क्षेत्र है और ये कहाँ पर है, केप टाउन से 200 किलोमीटर उत्तर की ओर ये स्थित है, जहाँ पर चाय का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद में अगली जो फसल है वह आती है मूंगफली। जो प्रमुख फसलें यहाँ पर उत्पादित की जाती हैं उसमें अंतिम ये है मूंगफली। इसके बाद में कृषि फसलें हैं वो पूर्ण हो जाएंगी। इसमें मूंगफली का उत्पादन हम देखें तो यहाँ पर मूंगफली एक उष्णकटिबंधीय पौधा है जिसको 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर मूंगफली के उत्पादन जो क्षेत्र हैं उसमें ट्रांसवल क्षेत्र आ जाता है, विशेषतः फ्री स्टेट है। ट्रांसवल और फ्री स्टेट के कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर मूंगफली की खेती की जाती है। ट्रांसवल और फ्री स्टेट ये प्रमुख मूंगफली उत्पादक क्षेत्रों में आते हैं। स्प्रिंग वोक फ्लेटर्स ट्रांसवल के हैं। इसके अलावा ऑरेंज फ्री स्टेट कह देते हैं। फ्री स्टेट वर्तमान में इसको फ्री स्टेट के नाम से जाना जाता है, पहले इसको ऑरेंज फ्री के नाम से जाना जाता है। ट्रांसवल में अलग अलग हो गए, जैसे मैंने आपको बार बार बताया है, मापुमलंगा है, लिम्पोपो है, गेटिंग है, ये यहाँ के प्रमुख अब राज्य बन गए। फ्री स्टेट के शुष्क जो बलुई मिट्टी के क्षेत्र हैं वहाँ पर विशेषतः, जैसा कि हम जानते हैं शुष्क बलुई मिट्टी वाले क्षेत्र हैं वो मूंगफली के लिए विशेषतः उपयोगी रहते हैं। तो शुष्क बलुई मिट्टी वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर मूंगफली का उत्पादन है वो विशेषतः किया जाता है। यहाँ पर प्राचीन विधियों से पहले मूंगफली की खेती की जा रही थी। वर्तमान में क्या है, इसमें जो आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग है उसके में भी वृद्धि हुई है। आगे अगली क्लास में हम जो दक्षिणी अफ्रीका के खनिज संसाधन है और जनसंख्या है इसको पढ़ेंगे। तो उसके बाद में दक्षिणी अफ्रीका का जो प्रादेशिक अध्ययन है वो पूर्ण हो जाएगा। धन्यवाद।